वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। देखो, कुछ कहानियां घायल दिल को नरमी से छू जाती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जो दिल की गहराइयों में बस जाती हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसी कहानियां होती हैं जो घायल दिल पर मरहम लगाकर उस घाव को भरने का काम करती हैं। ऐसी एक कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी है एक डॉग की, जिसे कोई मामूली सा पेट डॉग तो नहीं कहा जा सकता। वो एक फिलोसोफर या फिर टीचर है जो हमें ये कहानी सुनाने जा रहा है। और ये कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाई जाएगी। और इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही काबिल तारीफ है, ये आप एंड में जान पाएंगे। और हमारे हिसाब से ये एक 5 स्टार मूवी है। तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। तो कहानी की शुरुआत में घर को दिखाते हैं, जिसके अंदर एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग लेटा हुआ है। उसके माइंड में जो भी बातें चल रही हैं वो हमें सुनाई देती हैं, और उसी की वॉइस ओवर के जरिए हम इस कहानी को सुनने वाले हैं। मेरा नाम है एंजो। मैं काफी कमजोर हो चुका हूँ और उठकर चल भी नहीं सकता। इंसानों की तरह मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जीभ लंबी और काफी चपटी है। मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं सोया नहीं, क्योंकि पता है थोड़ी देर में मेरा डैनी आ जाएगा। वैसे डैनी है तो एक इंसान, लेकिन वही मेरी दुनिया है। और तब डैनी अंदर आता है और पुकारता है, एंजो कहाँ हो तुम। तब एक कोने में एंजो को लेटा हुआ देखकर वो समझ आता है कि उसकी तबीयत खराब है। वो कहता है, तुम फिक्र मत करो एंजो, मैं हूं ना। ये कहकर वो धीरे से एंजो को उठाकर लेकर जाता है। देखा दोस्तों आपने, ये है मेरा डैनी। पर इसकी आवाज सुनकर मुझे यकीन हो चुका है कि ये मेरे बारे में सोचकर काफी परेशान है। अगर मैं इंसान की तरह बोल पाता ना, तो अभी डैनी से कह देता कि यार डैनी मेरी चिंता मत कर। मैंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें बताया गया था कि जब एक डॉग मरता है तो अगले जन्म में वो इंसान का रूप लेता है। मतलब अगर मैं मर भी गया तो अगले जन्म में इंसान बनकर डैनी के साथ रहूंगा। लेकिन उस जन्म में मुझे याद रहना चाहिए ना कि पिछले जन्म में मैं एंजो था और डैनी के साथ कितना क्लोज था। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने मन में इस जन्म की सारी बातों को इतनी गहराई से बसा लूंगा कि वो मुझे अगले जन्म में भी याद रहे, क्योंकि मैं हमेशा डैनी के साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। जब मैं चुटकू सा पपी था और अपने भाई बहनों के साथ मजे से खेल रहा था, तब वहां डैनी आया और तब मैंने पहली बार उसको देखा। जैसे डैनी ने मुझे छुआ तो वो समझ गया कि मैं दूसरे डॉग्स की तरह नहीं हूँ, मुझ में कोई खासियत है। उसने मुझे तुरंत उठा लिया और डैनी को देखते ही मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लगने लगा। डैनी ने दुकान के ओनर से कहा कि मुझे ये डॉग पसंद है, मैं इसी को खरीदना चाहता हूँ। तो ओनर कहने लगी, आपकी पसंद बड़ी अच्छी है सर, ये बहुत ही अच्छा डॉग है। वैसे किसी दूसरे कस्टमर ने भी इस डॉग की मांग की थी, और अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो मैं इसे उस कस्टमर को दे देती हूँ। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये औरत ना एक नंबर की झूठी है। हमें जो भी खरीदने आता है उसे यही डायलॉग बोलकर दुगना दाम वसूल कर लेती है। खैर मेरे डैनी ने मुझे खरीद लिया और मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर एक लंबे ड्राइव के बाद किसी वर्कशॉप में ले गया। मुझे उस सफर में सच बताऊं तो बड़ा मजा आया। वहां डैनी के फ्रेंड्स मेरे बारे में पूछने लगे, तो डैनी ने कहा कि डॉग खरीदना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अचानक सड़क पर ड्राइव करते हुए मुझे पपीज नाम का बोर्ड दिखाई दिया और मैं बस यूं ही देखने चला गया। पर वहां पर इस पपी को देखकर मुझे न जाने क्या सूझी, मैंने इसको खरीदने का सोच लिया। वैसे इसका नाम जानते हो मैंने क्या रखा हुआ है? एंजो। एंड दोस्तों जब डैनी ने ये बात कही तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा नाम एंजो है। मुझे भी वो नाम बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एंजो फरारी एक इटालियन रेस कार ड्राइवर था और तो और फरारी का फाउंडर भी था। इतना बढ़िया नाम दिया डैनी ने मुझे, बताओ। और फिर डैनी मुझे अपने घर ले गया। तब मुझे पता चला कि अच्छा अब मेरा यही घर है हमेशा हमेशा के लिए। पर यहाँ घास नहीं थी जहाँ मुझे सुसु करने की आदत थी, पर घास में काफी बू आती थी, इसलिए मुझे इस चमकते हुए फर्श को देखकर उस पर सुसु करने का बड़ा मन किया। लेकिन इससे पहले मैं कर पाता, डैनी मुझे उठाकर बाहर ले गया और घास पर खड़ा कर दिया कि यहाँ सुसु करो। मैंने तो ठान ही ली थी कि मैं सुसु को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन हर किस कभी घास में नहीं करूंगा। काश मैं बात कर सकता था यार, कम से कम डैनी को अपनी दुविधा तो बता सकता था। अब डैनी का मुंह तो देखिए फिलहाल कितना कंफ्यूज लग रहा है ये। लेकिन जैसे मैंने चाहा, वो थोड़ी देर के बाद मुझे फिर घर के अंदर ले गया और तब जाकर मैंने जी खोलकर एकदम आराम से सुसु किया। पर डैनी ने मुझे जरा भी नहीं डांटा और तब से मैं तो घर के अंदर ही सुसु करने लगा। फिर पता है क्या, डैनी ने मुझे एक बॉक्स दिखाया जिसके अंदर इंसान थे। बाद में पता चला कि इसको टीवी कहते हैं। मैं और डैनी उसमें तो तेजी से जाती हुई कार्स को देखा करते थे। जब डैनी मेरे पैर पकड़कर उस कार की स्टीयरिंग की तरह घुमाता तो मेरे अंदर भी एक रेस कार ड्राइवर बनने की चाह ने जन्म ले लिया। पर मैं ठहरा यार एक डॉग। फिर भी न जाने क्यों मुझे हमेशा से लगता था कि मैं एक रेस कार ड्राइवर जरूर बनूंगा। इसकी वजह यह है कि मेरा डैनी भी एक रेस कार ड्राइवर है और डैनी जब भी अपनी रेस के लिए जाता तो मुझे अपने साथ लेकर ही जाता। सच बताऊं दोस्तों तो डैनी कमाल का रेस कार ड्राइवर है। एक बार तो रेस के बीच में ही बारिश शुरू हो गई। दूसरे ड्राइवर्स गिले ट्रैक पर चलाने से कतराते थे, लेकिन मेरा डैनी वो तो बारिश में भी एकदम शानदार ड्राइव करता था और वो रेस को जीत भी गया। और पता है जीतने के बाद सबसे पहले उसने मुझे को उठाया। मुझे इतनी खुशी भी ना कि क्या बताऊं। डैनी की हर रेस को मैं उसके एक दोस्त की तरह बैठकर देखता था। उसकी जीत देखकर मैं बड़ा खुश होता था।
डैनी का ना एक सपना भी है, दुनिया का सबसे बड़ा कार रेसिंग चैंपियन बनना। जब डैनी दूसरों को कार रेसिंग के बारे में सिखाता है तो मैं भी एक तरफ बैठकर उसकी बातें सुनता था और एक न एक दिन मैं भी कमाल का रेस कार ड्राइवर बनूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डॉग जरूर पागल हो गया है, डॉग भी कभी रेस कार चलाता है क्या? पर आपकी सोच गलत है। मैं डैनी से कार रेसिंग सीखूंगा और एक दिन दुनिया का नंबर 1 कार रेसिंग चैंपियन जरूर बनूंगा। आप लोग देखते रहना बस। इसलिए मैं डैनी के साथ बैठकर कार रेसिंग देखता हूँ। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन हमारी लाइफ में एक लड़की आई। उस दिन सुपरमार्केट के बाहर मुझे बांधकर डैनी अंदर गया और बहुत देर बाद एक लड़की से बातचीत करते हुए बाहर आया। कहने लगा कि देखो एंजो, ये है एव। मैं भी उससे मिलने उसके पास गया तो उसकी बॉडी से कई सारी खुशबुएं आने लग गई। लगता है मुंह के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए अलग अलग क्रीम लगाती है और दिखने में काफी खिली खिली दिखती थी। लगता है रोज नहाने की बुरी आदत है उसको। शायद इसीलिए वो डैनी को इतनी पसंद आ गई थी। और तो और इसी लड़की के चक्कर में डैनी मेरा फेवरेट बिस्किट खरीदना भूल चुका था। घन चक्कर कहीं का। मैंने डैनी को खींच ले जाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो मुझे खींच कर उस लड़की के पास ले गया और कहने लगा, आज शाम मेरे घर आओगी क्या, साथ में डिनर करेंगे। और वो तुरंत मान गई, घर भी आ गई, खा पी कर मजे से बातें भी कर रहे थे वो। तो मुझे लगा चलो आज के बाद जिंदगी में कभी इसका मुंह ना देखना पड़ जाए बस। पर अगले दिन डैनी ने अपनी रेस के लिए उसे इनवाइट किया और वो मेरे पास ही बैठ गई और चिल्लाने लगी, और फास्ट चलाओ डैनी, और फास्ट। मेरे पेट में, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पेट में ऐसी जलन होने लग गई ना कि क्या बताऊं। वो इसीलिए कि एव को कार रेसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा कि जिस कार में मैं और डैनी जाते थे उसमें अब ये बैठेगी, लेकिन वो कार में ही नहीं घर के अंदर भी आ गई और टीवी पर कैट्स का कोई प्रोग्राम देखकर कहने लगी, हाउ स्वीट। मुझे बड़ा गुस्सा आया। यार किस कुत्ते को कैट्स की प्रशंसा हजम होगी, बताइए जरा। पहले तो डैनी मेरे साथ खेलता था, लेकिन अब उसको जब भी टाइम मिलता है वो ऐब से मिलने चला जाता है, बताओ, जो कि इंग्लिश टीचर है। और इसी वजह से मुझे तो एकदम इग्नोर करने लगा था डैनी। अब आपको लगेगा कि इस डॉग को ऐब से जलन हो रही है। नहीं यार, मुझे जलन नहीं है, पर था थोड़ी सी जलन तो है। अब आप लोगों से क्या ही छुपाना वैसे। फिर एक बड़े पैलेस में डैनी और एव की शादी हुई और मैं बना डैनी का बेस्ट मैन। पर इतने बड़े पैलेस में शादी करने जितनी औकात डैनी की नहीं थी। लेकिन हाँ, एव के पापा काफी पैसे वाले हैं और उन्हीं ने पैलेस का भाड़ा दिया होगा। वैसे एव के पापा को डैनी पसंद था, ना कि उसका रेसिंग करना। वो तो एव की जिद की वजह से उन्होंने ये शादी करवा दी। हाँ, ये सब जानते हुए भी मैं डैनी से कुछ कह थोड़ी ना सकता था यार, कुत्ता हूं मैं तो। शादी के बाद एव हमेशा हमेशा के लिए डैनी के घर पर आ गई और सच कह रहा हूं, मुझे अभी भी वो अच्छी नहीं लगी। लेकिन अचानक एक दिन उसकी बॉडी से मुझे अजीब सा स्मेल आया और तब से एब के लिए मेरी नफरत न जाने क्यों हवा में पता नहीं कहां चली गई। जब एब ने डैनी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि इसी की वजह से उसकी बॉडी का स्मेल बदल गया और वो मुझे पसंद आने लग गई थी। डैनी बड़ा खुश था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट जो थी। लेकिन उसके बाद से वो दिन रात किसी न किसी रेसिंग में भाग लेता रहा, घर आता ही नहीं था। वो बस पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहा। इस वजह से हुआ ये कि मैं डैनी से ज्यादा एव के साथ वक्त बिताने लग गया। वो भी मेरी बहुत केयर करती थी, झूठ नहीं बोल रहा। कुछ महीने बीते और एव का पेट काफी बड़ा हो गया। एक दिन उसने कहा, अरे एंजो, जरा यहाँ पे अपने कान रखकर सुनो तो। और मैंने उसके पेट में कान रखा तो अंदर से हल्की सी लात पड़ी मुझे। अगर और किसी ने मुझे इस तरह लात मारी होती तो मैं तो उस पर झपट पड़ता, लेकिन ये वाली लात खाकर मुझे अजीब सी खुशी मिली। मैं उसके पेट पर अपना सर रखकर काफी देर बैठा रहा और तब मुझे पता चला कि एव के पेट में एक नन्हा सा बच्चा पल रहा है। मुझे विश्वास था कि वो बच्चा जरूर मेरे जैसा दिखेगा। फिर क्रिसमस आया और डैनी मेरे लिए एक तीथर खरीद लाया, जो कि मुझे काफी पसंद था। साथ ही वो एव के लिए एक प्यारी सी टोपी भी लेकर आया और तब डैनी ने बताया कि फरवरी के महीने में उसका एक इम्पोर्टेंट रेस है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एव का डिलीवरी डेट भी उसी महीने का था, इसीलिए डैनी ने उस रेस कार में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन एव नहीं मानी और कहने लगी, वो रेस तुम्हारा सपना है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें एक बहुत बड़ा रेसर बनना है ना, इसलिए तुम उस रेस में जरूर जाओ। तो दोस्तों, आखिर वो दिन भी आ गया जब डैनी उस रेस कार के लिए चला गया और यहाँ एव को लेबर पेन शुरू हो गया था। वो हॉस्पिटल नहीं गई, बल्कि उसने घर में ही अपने बच्चे को जन्म दिया और मैं दूर से उसकी डिलीवरी होते हुए देख रहा था। क्या करता, कुछ कर नहीं सकता था। पर उस बच्चे का चेहरा मेरे तरह बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा था। तब एव ने एक बात कही जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसने बेबी से पता है क्या कहा, कि ये तुम्हारा भाई एंजो है और ये कभी तुम पर कोई आंच नहीं आने देगा। और सुनो एंजो, ये तुम्हारी छोटी बहन जोई है। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी छोटी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसकी सुरक्षा करूंगा। फिर डैनी रेस के बाद वापस आ गया और जोई को देखकर वो भी बड़ा खुश था। उस रेस में उसने बहुत ही बढ़िया रेसिंग की थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी टीम के एक रेसर का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से डैनी की टीम हार गई थी। अब एव के पेरेंट्स जोई को देखने आए
तब एब के पापा ने डैनी से कहा कि अगर उस रेसर के बजाय तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। इस पर डैनी को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने शांति से कहा कि देखो, मैं अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये लोग ना अपनी बातों में मस्त थे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जोई पर था। उसकी छोटी सी बॉडी से एक अजीब तरह की एनर्जी महसूस हुई। मैं उसके पास बैठा ही रहा। जब जोई सोती थी तो मैं हमेशा उसके पास बैठा रहता था। धीरे धीरे जोई बड़ी होने लगी और हम दोनों मजे से खेलते थे। डैनी, एव, जोई और मैं बहुत ही अच्छी फैमिली बनकर रहने लगे। कुछ साल बीते, जोई और बड़ी हो गई, मुझे चश्मा और टाई पहनाकर कहने लगी, तुम टीचर और मैं स्टूडेंट। हम दोनों बहुत देर टीचर टीचर खेले। डैनी ने कई रेसेस में भाग लिया, लेकिन हर रेस में वो हारने लगा। उसने तो लगभग रेसिंग छोड़ देने का ही फैसला कर लिया था। पर मुझे लगा कि जो रेसिंग उसका पैशन था, उससे वो इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकता है। इसी बीच हुआ ये कि मुझे एब की बॉडी से कोई अलग ही स्मेल आने लग गई और मुझे एहसास हुआ कि जरूर उसकी तबीयत खराब है। मैं उसकी मदद तो करना चाहता था, पर मुझ जैसा एक मामूली सा डॉग उसे बस बेबस होकर देखने के अलावा कुछ कर ही क्या सकता था। खैर, मेरा काम था जोई की देखभाल करना, सो मैं कर रहा था। लेकिन उसके पास एक ज़ीब्रा टॉय था जो मुझे घूर रहा था और उससे मुझे बड़ी चिढ़ भी थी। दिन प्रतिदिन एब की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन वो अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं देती थी। वो डैनी से पूछने लगी कि सभी तो बारिश में रेसिंग करने से डरते हैं, लेकिन तुम इतना कैजुअली और फास्ट कैसे चला लेते हो। डैनी ने पता है क्या बताया कि बारिश के पानी से ट्रैक फिसलाव हो जाता है, इसीलिए बाकी ड्राइवर्स थोड़ा स्लो चलाते हैं, क्योंकि अगर फास्ट चलाएंगे तो टायर स्किड हो जाएगा और ऐसे में वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं खुद ही कार को स्किड करना शुरू कर देता हूँ, जिसकी वजह से मैं कार को काफी अच्छी तरह कंट्रोल कर पाता हूँ। यही है बस, इसी वजह से मैं दूसरों से फास्ट चला पाता हूँ। दोस्तों, तब एब ने बताया क्या कहा कि तुम बहुत ही काबिल रेसर हो डैनी, कभी गिव अप मत करना और एक दिन तुम जरूर चैंपियन बनोगे। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगे। और उस दिन मेरे भेजे में ये बात पड़ी कि डैनी को एब इतनी पसंद क्यों है, क्योंकि डैनी का जो सपना है वही एब का भी सपना है। और वो डैनी से कितना प्यार करती है देखो यार, मतलब वो डैनी से प्यार ही नहीं करती बल्कि उसके पैशन को इस हद तक सपोर्ट भी करती है। फिर डैनी रेसिंग के लिए चला गया और तब एब की तबीयत और बदतर हो गई। वो जोई को लेकर अपने मायके चली गई। शायद वो टेंशन में थी बेचारी और मेरे बारे में ही भूल गई। मैं पता है घर के अंदर लॉक होकर रह गया, पर मैं घबराया नहीं, क्योंकि डैनी ने कई बार मुझसे कहा कि एक अच्छा रेसर कभी घबराता नहीं। तो मैं भी एकदम बिंदास घर पर अकेला ही रहा और मुझे विश्वास था कि एब और जोई जल्दी वापस आ जाएंगी। पर बहुत देर के बाद भी वो नहीं आई और मुझे भूख भी लगी थी। जो खाना घर में था वो सब मैं खा गया, लेकिन फिर भी मेरा पेट नहीं भरा। लेकिन खुशकिस्मती से भगवान ने हमें ऐसा वरदान दिया है कि हम बिना खाए भी 2-3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। लेकिन उसी भगवान ने अगर मुझे अंगूठा दिया होता तो मैं बड़ी आसानी से दरवाजे का लॉक खोलकर बाहर जा सकता था। और बिना कुछ खाए घर में पड़े रहने की वजह से मैं बहुत ही कमजोर होता चला गया। मुझे चक्कर आने लग गए और तो और जोई का वो ज़ीब्रा टॉय मेरे सामने नाचकर मेरा मूड खराब करने लग गया और दूसरे टॉयज को भी तोड़ दिया फिर मैं एक जगह लेट गया और मुझे लगा कि बस मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तब भगवान की कृपा हुई और डैनी घर पर आया और मेरी हालत को देखकर वो समझ गया कि एव मुझे यहाँ बंद करके चली गई और मेरे खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा। डैनी गुस्सा हो गया और उसने तुरंत एव को कॉल करके उसे डांटा। फिर एव और जोई घर आ गई और दोनों ने मुझसे माफी भी मांगी। दोस्तों, पता है, पर वो दोनों है तो आखिर मेरा ही परिवार, तो मुझे उन पर गुस्सा क्यों आएगा ना। फिर उन्होंने मुझे खाना दिया। 2 दिन के बाद अच्छा खाना खाकर मैं बड़ा खुश हो ही रहा था कि डैनी मुझे घसीट कर ले गया और पूछने लगा, ये क्या कर रखा है तुमने। दरअसल जोई के कमरे में उसके सारे टॉयज टूटे पड़े थे। अब मैं तो उसको बताने वाला था कि ये सब उस गधे ज़ीब्रा का काम है, लेकिन डैनी के कहने पर मुझे पता चला कि 2 दिन भूखे रहने से मेरा दिमाग ही फिर गया और उसी खुन्नस में मैंने ये तोड़फोड़ मचा के रखी थी। लेकिन गॉड प्रॉमिस व्यूअर्स, मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैंने ऐसा कब किया। बेचारी जोई उदास हो गई क्योंकि उसके सारे टॉयज टूट गए थे। डैनी ने भी मुझे डांट दिया, लेकिन थोड़ी देर में उसने मुझे दिलासा भी दिया और मेरे ऊपर अपना हाथ फेरा। ऐसा है मेरा डैनी, पता है, उसने खुशखबरी भी सुनाई कि एक बहुत ही फेमस टीम में उसे चुन लिया गया है और जल्दी वो किसी लीग में हिस्सा भी लेने वाला है। हम सब बड़े खुश थे, लेकिन वो खुशी जल्दी नष्ट हो गई। एक दिन एव बेहोश हो गई। एव मेरे लिए माँ से कम नहीं थी। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन भौंक कर दूसरों को मदद के लिए बुलाने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। उस पल मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैं एक डॉग पैदा क्यों हुआ हूँ। इंसान होता तो झट से एव की मदद कर पाता। तब कुछ लोग आए और उन्होंने एव को किसी गाड़ी में भिजवा दिया, लेकिन मुझे उसमें चढ़ने ही नहीं दिया। एव की देखभाल करने के लिए डैनी उस टीम से बाहर निकल गया था और दिन रात हॉस्पिटल में एव के पास रहने लगा और इस वजह से उसने मुझे अपने किसी फ्रेंड के घर भेज दिया जो हमेशा मुझे बांध कर ही रखता था। और मुझे अपने परिवार को देखने का बड़ा मन किया। उनकी फिक्र होने लग गई कि न जाने एव को क्या तकलीफ है, मेरी छोटी बहन जोई क्या कर रही होगी और डैनी किस हाल में होगा। कुछ दिन बीते और डैनी मुझको लेने आ गया।
उसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। वो मुझे घर ले गया तो पता चला सिर्फ डैनी और जोई है, एव नहीं है। डैनी ने बताया कि वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। दोस्तों, ये परिवार एक कार की तरह है जिसमें अगर एक भी पार्ट ठीक से ना चले ना तो ये गाड़ी सही नहीं चल सकती। और इस कार की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एव है, जिसके बिना इस घर का चलना जैसे बंद ही हो जाएगा। अगर कोई और होता तो शायद इस सिचुएशन में टूट जाता और कोई ना कोई गलती कर बैठता। कुछ लोग सिचुएशन से जूझने के बजाय उससे भाग जाते हैं, लेकिन मेरा डैनी अकेला ही सब कुछ मैनेज करने लगा और इस प्रॉब्लम से जूझकर उसे ठीक करने की कोशिश में लग गया। एव की गैर मौजूदगी में वो मुझे और जोई की बहुत ही अच्छी देखभाल करने लगा। पर मुझे तो बस यही बात खाई जा रही थी कि आखिर एव को हुआ क्या है। तब जोई अपनी गुड़िया से खेल रही थी जिसके बाल उसने अलग निकाल कर रखे हुए थे। वो उस गुड़िया से कहने लगी, आप फिक्र मत करो मम्मी, आप जल्दी अच्छी हो जाओगी। और तब मुझे पता चला कि जोई ने इसीलिए उसके बाल निकाल दिए थे क्योंकि अब एव के सर पर भी बाल नहीं है और शायद बाल झड़ने की कोई बीमारी हुई है उसको। बाद में पता चला कि एव को कैंसर है। डैनी को तो जोई के बाल तक बनाने की आदत नहीं थी। जोई कभी कभी अपने नाना नानी के घर चली जाती और उन दिनों में डैनी ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में एव के साथ बिताता था। मुझे भी एव को देखने का मन करता था, लेकिन क्या करें, डैनी मुझको लेकर जाता ही नहीं था। हॉस्पिटल से लौटकर डैनी काफी दुखी रहता था, लेकिन मेरे रहते वो इस तरह मायूस होकर बैठा रहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं भी अपना पट्टा लाकर उसको देता और मुझे अपने साथ जॉगिंग ले जाने को कहता। हम दोनों जॉगिंग के लिए जाते थे। धीरे धीरे इस मुश्किल हालात से मैं और डैनी बाहर निकलने लगे। अब तो डैनी जोई के बाल बनाना भी सीख गया था। उसे तैयार करके स्कूल भेजना, उसके लिए लंच पैक करना, इन सब कामों को वो बखूबी करने लगा था। वो खुद रेसिंग नहीं कर पा रहा था और टीवी पर दूसरों को रेसिंग करते देखकर बहुत दुखी होता था। और तब एक दिन आखिर मेरी ख्वाहिश पूरी हुई और डैनी ने बताया कि एव घर वापस आने वाली है, लेकिन हमारे घर नहीं, वो अपने मायके में रहेगी। और फिर हम सभी उसको देखने वहां पर गए। कई दिन के बाद एव को देख रहा था मैं और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी माँ जो हमेशा बहुत ही एक्टिव रहती थी वो अब थकी भी लगती है और अब वो व्हील चेयर पर है। इतना ही नहीं, उसे बहुत दर्द भी है, लेकिन उस दर्द को अंदर ही छुपाकर वो देखो जानबूझ के हंस रही है। असल में वो अपने मायके में रहकर ही अपना इलाज करवाने जा रही थी। डैनी ने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, पर एव ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा एम्बिशन जरा सा भी कम हो। वहां रहूंगी तो मेरी देखभाल में तुम्हारा सारा वक्त निकल जाएगा और तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे और एक चैंपियन रेसर फिर कैसे बनोगे तुम। और ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं होगा कि मेरी वजह से तुम्हें सफलता ना मिले। यहाँ माँ है, पापा है, मेरी अच्छी देखभाल करेंगे, तुम बस अपने रेस पे ध्यान दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि रेसिंग कभी नहीं छोड़ोगे, प्लीज अपना वादा मत तोड़ना। और पता है दोस्तों, तब जाकर डैनी के अंदर फिर से रेसिंग करने की उम्मीद जागी और उसने मुझसे कहा, देखा रेंजो, अब एव और जो का ख्याल तुम ही को रखना है। पर यार, उसको ये सब कहने की जरूरत ही क्या थी, मैं तो वैसे भी उनका ख्याल रखने वाला था। आखिर वो मेरी माँ और मेरी बहन जो है। उस रात जब एव सो रही थी ना, तो रात भर मैं उसके पास ही बैठा रहा। मुझे पता था एव को हमसे अलग करने के लिए कोई डीमन आने वाला है, लेकिन मैं उस डीमन को एव के पास भटकने ही नहीं दूंगा। अगर उसको एव को ले जाना होगा तो पहले उसे मुझसे लड़ना होगा। इस तरह सारी रात रखवाली करने के बाद सुबह मैं सो गया, जबकि बाकी सब उठ गए थे। पर एव के पापा मुझको डांटने लगे कि सुबह हो गई लेकिन अभी तक सोया पड़ा है ये आलसी कुत्ता। पर मैं तो उनकी बातों को इग्नोर करके रोज रात अपनी माँ की सुरक्षा करता और सुबह देर से उठता। कभी कभी डैनी भी मेरे साथ रात भर जागता। हम हर क्रिसमस को बढ़िया सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस क्रिसमस में किसी के चेहरे पे हंसी नहीं थी। लेकिन तब ये दृश्य देखकर हम सबका दिल खुश हो गया। बहुत दिनों के बाद डैनी और एव एक साथ डांस कर रहे थे। फिर एक रात एव जागी और मुझको देखकर कहने लगी, तुम जान गए हो ना कि मेरा आखिर आ गया है, लेकिन मौत का मतलब अंत नहीं होता, वो एक शुरुआत है। और फिर माँ ने कहा कि मेरे बाद डैनी और जोई का ख्याल रखना, उन्हें कभी अकेला महसूस होने मत देना। मैं शब्द के जरिए जवाब तो नहीं दे सका, लेकिन मैंने एव के पास जाकर उसकी गोद में अपना सर रख लिया और आखिरी बार मेरी माँ ने मुझे प्यार किया और उसके बाद मेरी माँ चल बसी। माँ की आत्मा को उनके शरीर से बाहर निकलते हुए मैंने देखा था और मुझे यकीन हो गया कि जैसा माँ ने कहा था, मौत अंत नहीं, वो एक शुरुआत है। फिर तो एव की मौत से डैनी को गहरा सदमा लगा, वो टूट गया बेचारा। जोए भी बहुत रोई। मेरी माँ एव का फ्यूनरल भी हुआ, सब उसे अटेंड करने गए, लेकिन मैं घर पर रुक गया। पहली बार मेरे दिल में भारी दर्द हुआ। मुझे अपनी माँ को देखने का मन किया, लेकिन अब वो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं उनकी उसी टोपी से लिपट गया और खुद को दिलासा देने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एव के पापा ने डैनी से जोई की कस्टडी भी छीन ली और कहने लगे कि तुम रेसिंग के चक्कर में मेरी बच्ची को कैसे देखोगे, उसे हम पाल लेंगे।
डैनी बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि वो अपनी बेटी को पालना चाहता है, लेकिन एव के पापा ने उसको धमकी दी कि मैं कोर्ट में केस करूंगा कि तुम एक अच्छे बाप नहीं हो। डैनी ने कहा भी कि ये मेरी बेटी है, मेरे ही साथ रहेगी, और कहकर वो मुझे और जोई को लेकर वापस हमारे घर पर आ गया। लेकिन बेचारा अभी भी परेशान था। मुझे लगा उसका ध्यान किसी और चीज पर लगेगा तो जरा शांत होगा। मैंने उसे टीवी रिमोट पकड़ाया और खुशकिस्मती से उस वक्त एक रेस चल रहा था। उसको देखकर तब जाकर डैनी का थोड़ा मन शांत हुआ। पर क्या है ना, एब के पापा ने इस बीच डैनी पर झूठी पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी थी कि डैनी ने उनको मारा था। पुलिस उसको अरेस्ट करके लेकर गई, लेकिन अपने लॉयर की मदद से डैनी उसी दिन छूट भी गया। फिर भी ये फैसला हुआ कि अगले 3 महीने जोई अपने नाना नानी के घर ही रहेगी। उन्होंने जोई से झूठ बोला कि डैनी 3 महीने के लिए किसी रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए फौरन गया है, और फिर जोई उनके साथ ही रहने लगी। पहले तो डैनी ने एब को खो दिया और अब जोई भी उसके साथ नहीं है। मुझे लगा था कि एक डॉग की लाइफ बहुत मुश्किल है, इसीलिए अगले जन्म में मैं एक इंसान बनना चाहता था, लेकिन इंसानों के ये झमेले देखकर मुझे लगता है कुत्ते की जिंदगी कई गुना बेहतर है। इंसान की लाइफ काफी मुश्किल है क्योंकि इनके अंदर इतने सारे इमोशंस, फीलिंग्स, दुख, दर्द, और उन सबको मन में दबाकर खुश रहने के लिए इन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अब डैनी तो जोई से 3 महीने मिल नहीं सकता था, पर मैं तो मिल सकता हूँ। तो डैनी ने अपने किसी दोस्त के जरिए मुझे नाना नानी के घर भेज दिया। मैं जोई के साथ खूब मजे से खेला वहाँ। जोई पूछने लगी कि पापा तो रेस के लिए चले गए, पर मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम भी मिस करते हो ना एंजो? और लाइफ में पहली बार मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं बोल नहीं सकता, वरना आप ही बताइए इस मासूम लड़की के इस सवाल का मैं क्या जवाब दे पाता। जोई के सोने के बाद उसके नाना तो प्लानिंग करने लगे कि डैनी पर अब कौन सा इल्जाम लगाकर जोई की कस्टडी उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन ली जाए। लेकिन जोई की नानी बहुत अच्छी है, वो चाहती है कि जोई अपने पिता के साथ ही रहे। विलन तो नाना है, और फिर दोस्तों मैं कुत्ता हूं ना, तो मैंने भी सोचा उसी स्टाइल में नाना से बदला लेने का एक प्लान बनाऊं। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं वापस डैनी के पास चला जाऊं। तब बुढ़ा कुछ खा रहा था जिस पर काफी पेपर लगा हुआ था। मुझे पेपर से नफरत है, लेकिन फिर मैं भी जबरदस्ती उस फूड आइटम को खाया। थोड़ी देर के बाद मेरा पेट गुड़गुड़ करने लगा। मैं बूढ़े के कॉस्टली कारपेट पे बैठ गया और वहां मैंने कर दी पॉटी। बुढ़ा ऐसे चिल्लाया कि पूछो मत यार, और कहने लगा इस गंदे कुत्ते को वापस उस डैनी के पास भिजवा दो। आखिर इतनी मेहनत के बाद मैं वापस डैनी के पास आ गया। इस दौरान डैनी लोकल में कुछ रेसेस कर रहा था। तब एक नई फरारी कार आई जिसमें एक आदमी उतरा। उसने डैनी से कहा कि मैं जानता हूं तुम कितने काबिल रेसर हो, और ये जो फरारी कार तुम देख रहे हो ये अभी अभी फैक्ट्री से निकली है। इस कार को टेस्ट करने के लिए हमें एक रेसर ड्राइवर चाहिए। डैनी भी मान गया और उसने उस कार को रेस ट्रैक पर चलाकर टेस्ट किया। देखो ये एक परमानेंट जॉब होगी और बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगी, पर जॉब इटली में होगी। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं अभी अरेंजमेंट्स करवा सकता हूँ। लेकिन डैनी फिलहाल कहीं नहीं जा सकता क्योंकि जोई की कस्टडी को लेकर केस चल रहा है। जब उस आदमी को ये बात पता चली तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब केस खत्म हो जाए तो मुझे कांटेक्ट करना। ये पोजीशन तो मैं तुम्ही को दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना है। 3 महीने बीत गए दोस्तों, और जोई भी घर आ गई। लेकिन इस बीच कोर्ट में फैसला हुआ था कि जब तक इस केस का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक जोई अपने नाना नानी के साथ ही रहेगी। सिर्फ वीकेंड्स पर डैनी उससे मिलने आ पाएगा। जोई भी अब ना वहां रहना नहीं चाहती थी और डैनी से कहने लगी कि मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ पापा, मुझे जबरदस्ती वहां क्यों रखा जा रहा है। डैनी ने उसको समझाया कि कुछ ही दिनों की बात है बेटा, फिर तुम मेरे पास आ जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। आपको पता है दोस्तों, डैनी के लॉयर ने कहा था कि इस प्रॉब्लम को जल्दी निपटाने का एक ही रास्ता है। तुम कोर्ट में ये कह दो कि तुम्हें जोई का अपने नाना नानी के साथ रहना मंजूर है। ऐसा करोगे तो जोई उनके घर में रहेगी और तुम उससे जब चाहो मिल पाओगे। पर अगर तुम इस केस को आगे भी लड़े और कहीं हार गए तो जोई परमानेंटली उनके पास चली जाएगी और तुम सिर्फ वीकेंड्स पर उससे मिल पाओगे। अब एक रात की बात है, मैं और डैनी जॉगिंग कर रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। रोड क्रॉस करते वक्त एक तेजी से आती हुई कार ने मुझे ठोक दिया। मैं उठ खड़ा होना चाहता था लेकिन उठ नहीं पाया। डैनी को पहले से कितना दुख है और अब मेरी वजह से और परेशानी हो रही है बेचारे को। वो तुरंत मुझे एक हॉस्पिटल लेकर गया। हर जीव जंतु की लाइफ का एक मकसद होता है, जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो वो मर जाते हैं। उस दिन मैं मर जाता, लेकिन लगता है मेरी लाइफ का मकसद पूरा नहीं हुआ, कोई काम बाकी रह गया होगा, इसीलिए उस एक्सीडेंट में मैं बच गया। मेरे इलाज के लिए भी बेचारे डैनी के पास पैसे नहीं थे। उसने फैसला कर लिया था कि इस हालात में कोर्ट केस के चक्कर में और पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। इसीलिए उसने सोच लिया कि वो जोई की कस्टडी एव के पापा को दे ही देगा। वो कस्टडी पेपर्स पर साइन भी करने लगा। मैंने सोचा ये डैनी को हो क्या गया है, वो जोई को किसी और के हाथ में कैसे दे सकता है। वो ना सिर्फ उसकी बेटी है बल्कि मेरी बहन भी तो है। मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उस डॉक्यूमेंट को छीन कर ले गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। डैनी के दोस्त भी मुझे सपोर्ट करके हंसने लगे क्योंकि उन्हें भी डैनी का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। और जब मैंने ये सब किया तो शायद डैनी को भी कहीं ये लगा कि वो गलत कर रहा था। उसने लॉयर से कह दिया कि मैं इस केस में हार नहीं मानूंगा।
केस लड़ूंगा और अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगा। उनसे कह दो कि हम कोर्ट में मिलेंगे। ये हुई ना बात यार डैनी। कुछ दिन के बाद कोर्ट में केस भेजला, पर मुझे लेकर नहीं गए। बताओ यार, मैं डैनी की फ्रेंड के साथ घर पर ही रहा। अचानक उसे कॉल आया और वो मुझे लेकर कोर्ट गया। तब पता चला कि असल में एव के पापा ने डैनी पर यह केस किया था कि वो बहुत ही बुरा आदमी है और उसने एव के पापा को मारा भी था। इसी बहाने वो जोई को डैनी से अलग करना चाहते थे, लेकिन एव की माँ भली औरत है। उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि डैनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। डैनी बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है, वो कभी किसी को नहीं मार सकता। और इस तरह दोस्तों, कस्टडी केस में डैनी जीत गया। सब बड़े खुश हुए और मेरे चारों पैर जमीन पर ही नहीं थे। इतनी खुशी थी मुझे कि आखिर हमारी जोई हमारे पास लौट आएगी और जोई फिर कहीं डैनी से छिन न जाए, इसके लिए उसे कोई नौकरी करनी पड़ेगी। अब डैनी ने उसे टैलेंट आदमी को कॉल किया जिसने उसे रेस कार टेस्ट करने वाली नौकरी देने का वादा किया था। वो तुरंत ही डैनी को अपॉइंटमेंट दे देता है। अब हम सभी इटली जाकर खुश रहेंगे। मुझे लगा कि अब भगवान भी चाहेंगे ना, तब भी मुझे डैनी और जोई को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हम बहुत ही चैन से जी रहे थे। वक्त गुजरा और उस दिन जोई का 9वां बर्थडे था। उसके नाना नानी भी आए। डैनी उनसे बहुत ही अच्छे से पेश आया। उसके दिल में उनके लिए जरा सी भी नफरत नहीं थी। बर्थडे पार्टी बहुत ही बढ़िया रही, सभी ने खूब एंजॉय किया। लेकिन मैं बहुत थका थका सा फील करने लगा था। उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया और फर्श पर ही लेटा रहा। इस हालात में उस घर में मेरे दिन गुजरने लगे। यही दृश्य आपने मेरी कहानी की शुरुआत में देखा होगा। तब डैनी मुझे उठाकर ले गया और उसने मुझे अपनी गोद में रख लिया। फिर मैं और जोई डैनी के साथ एक रेस कार में राइड के लिए गए। तब मुझे माँ की बात याद आई और मुझे लगा कि मेरा भी आखिर आ चुका है। उनकी बातें सच थी कि मौत अंत नहीं, शुरुआत है। जब मैं मरूंगा तो अपने अगले जन्म में मैं इंसान ही बनूंगा और डैनी की तरह एक बेहतरीन रेसर बनूंगा और उस जन्म में भी मैं डैनी के साथ ही रहूंगा। और मुझे ये बात मन की गहराइयों में बसा लेनी होगी कि मेरा नाम एंजो है और मैं डैनी के साथ रहता था। तभी जाकर अगले जन्म में मुझे ये बातें याद रहेंगी और मैं ठीक से डैनी के पास पहुंच पाऊंगा। इस तरह मैं सोच ही रहा था कि वहीं पर मेरी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, एंजो की मृत्यु हो गई। उसके कई साल के बाद दिखाते हैं कि डैनी ने कई रेसेस में हिस्सा लिया था और आखिर वो एक कार रेसिंग चैंपियन भी बन गया। वो अपने अगले रेस के लिए तैयार हो रहा होता है कि तब जोई वहां पर आती है। काफी बड़ी हो चुकी है। वो एक आदमी और उसके बेटे को डैनी से मिलवाती है और कहती, पापा ये लड़का आपका बहुत बड़ा फैन है। उस लड़के का पिता कहता है कि सर, आप मेरे बेटे के रोल मॉडल हैं। फिलहाल तो ये गो कार्ट चलाने में एक्सपर्ट हो गया है और कहता है कि जब बड़ा होगा तो आप ही की तरह एक फार्मूला 1 रेस चैंपियन बनेगा। ये इसका एम्बिशन है। डैनी भी उस लड़के को अपना ऑटोग्राफ दे देता है और पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? और वो लड़का कहता है, मेरा नाम एंजो है। नाम सुनकर डैनी हक्का बक्का, क्योंकि उसे अपने डॉग एंजो की याद आ जाती है। डैनी ना सिर्फ ऑटोग्राफ साइन करता है बल्कि ऑटोग्राफ बुक में वो अपना नंबर भी लिख देता है कि जब आपका बेटा एंजो पढ़ाई वगैरह खत्म कर लेगा और रेसिंग के लिए तैयार होगा तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इसे जरूर ट्रेन करूंगा और इसे एक चैंपियन बनाना मेरी जिम्मेदारी है। बाप बेटा बहुत ही खुश होकर डैनी को थैंक्स कहकर चले जाते हैं। वो लड़का बार बार मुड़कर डैनी को देखते हुए जाता है और यहाँ डैनी के मन में भी एक अलग सा फील होता है उस लड़के को देखकर। जोई को भी वैसा ही महसूस होता है। ये लड़का उन्हें उनकी डॉग की याद दिलाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हम और आप जानते हैं कि ये कोई और नहीं, वो एंजो है जिसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस जन्म में इंसान का रूप ले लिया और जैसा वो चाहता था इस जन्म में वो डैनी से मिल भी चुका है और आगे चलकर डैनी की ट्रेनिंग के बदौलत वो जरूर एक कार रेसिंग चैंपियन बनेगा और उसकी रेसर बनने की ख्वाहिश इस जन्म में जरूर पूरी होगी। और तो और ये शायद उसे भगवान का दिया हुआ वरदान है कि इस जन्म में भी उसका नाम एंजो ही है। ये वाला एंजो जरूर एक चैंपियन बनेगा। इसी मैसेज के साथ द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन नाम की ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी को देखकर आपके मन में क्या ख्याल उठ रहे हैं, कमेंट्स में आपका स्वागत है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।